रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज जो है करेंट अफेयर्स के टेस्ट से पहले मैं कुछ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ मैप पर जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो आज के करेंट अफेयर्स में है उसी सेक्शन पर करेंगे धीरे धीरे। मैंने पहले भी यह प्रयास किया था, हालांकि वो रेगुलर नहीं रह पाया, लेकिन इस बार जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसे रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैप के स्टडी के बिना न ही आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, न ही ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं और न ही करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में मैप फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम की यही कमजोरी के कारण ही तो उनका सिलेक्शन जो है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि हिंदी मीडियम्स के सिलेक्शन कम हो रहे हैं। ठीक है, सही में कम हो रहे हो तो रिजल्ट देखने से ही पता चलता है। 40-50 सिलेक्शन होता है 1000 रिजल्ट में, फाइनल में। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा आयोग पर आरोप लगाने से पहले, ठीक है, कि क्या आप प्रीलिम्स की तैयारी, आपको यह भी सोचना होगा आयोग पर आरोप लगाने से पहले कि क्या आपकी तैयारी सही तरीके से होती है। ठीक है, आप ठीक है लाखों रुपया खर्च करते हैं, 1-1.5 लाख फी कर दिया गया है। हिंदी मीडियम को बस पैसा कलेक्शन का साधन बना लिया गया है। इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक रिजल्ट हिंदी मीडियम का ऐसा ही आता रहेगा। ठीक है, पास करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले और पैसा देते हैं इंस्टीट्यूट्स को हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस सारे बस हिंदी मीडियम से पुरजोर मेहनत करते हैं। मेहनत में कहीं किन्हीं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। आखिर क्या कारण है? कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और वे लाखों दावे करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का आयोजन करवा रहे हैं, बड़े बड़े नाम के साथ क्लास ले रहे हैं। ठीक है, हजारों लोगों को एक साथ बैठा करके क्लास ले लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद भी आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है हिंदी मीडियम में? इसका तो उत्तरदायित्व है ना सारे इंस्टीट्यूट का, जो भी नामी इंस्टीट्यूट हैं उनका तो कहीं ना कहीं से उत्तरदायित्व बनता है। उनको तो जवाब देना होगा कि आप दावा तो 1000 कर रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है सिविल सेवा में। क्लियर? और सबसे दुख का यह बात है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में ही रिजल्ट कम है। मुख्य परीक्षा तो बाद की बात है, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 में 1 आपको सिलेक्शन करना होता है। वहाँ पर भी 10,000 में मुश्किल से 1000-1500 हिंदी मीडियम वाले होते हैं, और बंगला, उड़िया, तमिल वगैरह जो एक्स्ट्रा भाषा और है, ये सब मिला जुला के 15,500 के आसपास होते हैं रिजल्ट। वहाँ आप क्यों रुक रहे हैं? ठीक है, चलिए, एक जो है आपका आपत्ति मान सकता है कोई भी, ठीक है, कि जो अनुवाद होता है थोड़ा गलत होता है, लेकिन वो जीएस के लिए नहीं है, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए नहीं हो, सीसेट पेपर के लिए माना जा सकता है कि वहाँ पर अनुवाद गलत होता है, उसमें सुधार करना चाहिए यूपीएससी को, ये मैं भी मानता हूँ और वो कोशिश भी कर रहा है आयोग। लेकिन जीएस से आपका रिजल्ट बनता है, वो तो 33% लाना है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, लंबा समय हो गया है सीसेट को लागू हुए, बहुत लोग सुधार भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ने का तरीका गलत है, और सबसे पहला जो स्टेप है गलती, नोट्स को पढ़ना। ठीक है, जिस दिन से आप नोट्स पढ़ने लगे, देखिए नोट्स कैसे बनता है, कोई भी बनाया, आप भी अगर बनाते हैं तो आपने 2-3-4 बुक आपने अच्छा कलेक्शन कर लिया। क्लियर? उसमें से आप जो है सिलेक्ट करते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो मेरे विचार से आप नोट्स में लाते हैं 30%, 70% छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि आपने वह खुद से नोट्स बनाया है तो 70% को पढ़ के छोड़ा है आपने, ऐसे तो छोड़ा नहीं। और जो 30% निकला वो क्रीम निकला। क्लियर? जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, जो क्रीम निकला वो आप पढ़ते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है, नो डाउट। लेकिन कोई और नोट्स बनाया, ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो नोट्स बनाने वाले हैं, या ख़राब हैं बनाने वाले, उससे मतलब नहीं है। उसने भी 70% छाटा और 30% जो है आपको दे दिया गया नोट्स के नाम पर लाखों हजारों रुपया में। ठीक है, आप पढ़ें, लेकिन उस 70% से आप वंचित हो जाते हैं, वही नुकसान करता है आपको रिजल्ट में, उससे आपको बचना होगा। ठीक है, दूसरा सिलेबस को समझना है, चाहे आप सिविल सेवा की तैयारी करें या रेलवे का ग्रुप डी का तैयारी करें, सबसे पहला काम है सिलेबस को समझिए। ठीक है,
और क्वेश्चन के ट्रेंड को समझिए। सिलेबस को कैसे समझना है, जैसे एक एग्जाम्पल ही मैं लेता हूँ, गरीबी और बेरोजगारी। क्लियर, जो आपका जेपीएससी फर्स्ट पेपर में है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है गरीबी और बेरोजगारी। तो मैंने उसका 3 क्लासेस में पार्ट वाइज बांट दिया। पहला मैं गरीबी पढ़ाया डिटेल में, दूसरा में बेरोजगारी। ठीक है, मेरे क्लासेस को गरीबी बेरोजगारी वाले को देख सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी बुक्स से भी आप मिला सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस आपको फील होगा, क्योंकि मैंने व्यापक दृष्टिकोण के साथ क्लासेस लिए हैं। तीसरा जो है गरीबी और बेरोजगारी का कार्यक्रम। अब आप गरीबी और बेरोजगारी सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो गरीबी और बेरोजगारी था सिलेबस में, इसलिए पढ़ के छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आप फंस जाइएगा जब कार्यक्रम आएगा। तो सिलेबस का समझ होना, देखिए सिविल सेवा है ये, चाहे जेपीएससी दीजिए चाहे आईएएस या बीपीएससी दीजिए, ये सिविल सेवा है, ये व्यापकता खोजता है। ठीक है, तो सिलेबस को भी उसी दृष्टिकोण से देखना है। एक लाइन लिख दिया है इसका अर्थ नहीं कि वही लाइन है। ठीक है, उससे जुड़ा हर चीज़ जो है आपको जानना है, वही सिलेबस है। ठीक है, आप किस्मत वाले हैं कि सिलेबस आज दिया गया है आपको जेपीएससी की ओर से या यूपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का। पहले तो लिख दिया जाता था, एक जागरूक नागरिक के लिए जो आवश्यक है उतना ही ज्ञान सामान्य अध्ययन है। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस में नहीं होता था। मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी इसी तरह से आधा अधूरा होता था। अब काफ़ी डिटेल में दिया जाता है सिलेबस। ठीक है, इसका लाभ उठाइए, लेकिन डिटेल में दिया जाता है तो वही सीमा नहीं है सिलेबस का। क्लियर, उसका सीमा जो है व्यापकता लिए हुए, उसको संकुचित दृष्टिकोण से सोचना नहीं है, हमेशा व्यापक दृष्टिकोण से सोचना है जब भी सिलेबस को आप स्टडी करने को जाइए। ठीक है, तभी आप सिलेबस पर कमांड कर पाइएगा। और हमेशा करेंट से जोड़िए और मानचित्र से जोड़िए, 2 चीज़ से हमेशा अपने सिलेबस को जोड़िए। हमेशा संभावना को इसका तलाश करना है। निश्चित रूप से सिविल सेवा में आपका राह जो है बहुत आसान हो जाएगा। और एक क्वेश्चन की ट्रेंड का मैं बात कर रहा था, तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता। कोई नहीं कह सकता है कि मैं जो है परम ज्ञानी हो चुका हूँ। ठीक है, खुद राम और कृष्ण जैसे ईश्वर भी जो हैं वो भी स्वयं को परम ज्ञानी नहीं मानते, किसी न किसी को वो भी गुरु बनाते हैं। ठीक है, इसलिए परम ज्ञानी ना आप हो सकते हैं ना आपका कोई गुरु हो सकता है, वो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस को भी इसी अनुरूप आपको समझना होगा और उसमें हेल्प करेगा क्वेश्चन का ट्रेंड, यानी कि क्या पढ़ना चाहिए भी जानना आपको है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए भी जानना है। शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या पढ़ना चाहिए है वो 10% है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो 90% है। और वो 90% में आप उलझ के जब रह जाते हैं तो सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा तक क्लियर नहीं हो पाता। मुख्य परीक्षा तो बैठने का सपना ही नहीं पूरा होता। ठीक है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ही आप लगे रहे, मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि मौका ही नहीं मिलता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में हम बैठ सकें। ठीक है, इसलिए जब भी आप इस ओर कदम उठाइए सिविल सेवा की ओर, यह मैराथन दौड़ है, इसमें बहुत चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। फिर आगे धीरे धीरे बढ़िएगा। मीडियम फिर कोई मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरव्यू तक। ठीक है, आप वहाँ पर इंटरव्यू में भी आपको केवल कॉन्फिडेंट रहना है। वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछें, आप हिंदी में उत्तर दीजिए। इतना इंग्लिश तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आपको इंग्लिश में बोलने आता है, हिंदी में बोलिए। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्त तरीक़ा से बोलिए और हर चीज़ तर्क के साथ बोलना है। ठीक है, एक प्रश्न का हजारों उत्तर हो सकता है। ठीक है, लेकिन परीक्षक के मन में कोई और उत्तर है, आपने कोई और उत्तर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इंटरव्यू लेने के मन में कोई और उत्तर की आशा थी, कुछ और उत्तर आपने दे दिया, उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन तर्क ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है, जिससे चाहे एग्जामिनर हो मुख्य परीक्षा के या इंटरव्यू ठीक है लेने वाले हों, वो आपसे प्रभावित हो जाए। नहीं ये तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर सोच रहा है। ठीक है, यही चीज़ चाहिए एक सिविल सर्वेंट में। आशा है कि आप लोग कुछ समझे होंगे, फिर आगे बातें होते रहेंगी। चलिए आज के जो करेंट अफेयर्स है उसमें जो मैप आने वाले हैं, जो स्थान आने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ मैप्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला तो आपका एक आया है कि सिंधु
पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी जो आपका समझौता हुआ था 1960, उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये होता है, बैठक होता है दोनों देशों के बीच। तो बैठक जब आया है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चलिए कश्मीर सेक्शन है, पुराना कश्मीर राज्य कंप्लीट, क्लियर। यहाँ तो पहले हटा दीजिए आप चाइना सेक्शन को। ये पीओके थोड़ा सा इधर भी आता है, और ये है अक्साई चीन, ठीक है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो था आपका दो पार्ट में बट गया है। इधर है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, और ये सेक्शन भी इंक्लूड कीजिए। इस सारा को किस में शामिल कर दिया गया है? लद्दाख में शामिल कर दिया गया है। और इसका कैपिटल जो है आपका लेह है, और इसका कैपिटल दो है, एक ये है और एक ये है, यानी कि श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर जम्मू, और ये है लेह, ठीक है। और यहीं पर आप दिखा देंगे कारगिल, क्लियर। कारगिल का सीमा जो है ये है, हालांकि लद्दाख का ही पार्ट कर दिया गया है, उसको विरोध भी किया गया था कश्मीर सेक्शन के द्वारा, क्लियर। ये जो है लद्दाख का ही पार्ट है कारगिल। कारगिल यहाँ पर जो आपको जानना है, लेह कहाँ पर है, श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू कहाँ पर है, कारगिल कहाँ पर है। कारगिल किसका पार्ट है? तो कारगिल जो है लेह यानी कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का पार्ट है। और पीओके और अक्साई चीन जिस पर कब्जा कर रखा है क्रमशः पाकिस्तान एंड चाइना ने, वो किसके पार्ट में रखा गया है? फिलहाल जब भी मिलेगा तो रखा गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। ये पहला मैप था। यहाँ पर जो करेंट अफेयर्स में दिया जाएगा कि जब दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए तो कौन कौन सी ऐसी विद्युत योजनाएं थी जिसकी मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गई है इन क्षेत्रों के लिए। अगला जो आपका मैप आने वाला है, स्थान जो चर्चित रहा है आजकल में, देखिए दो स्थान है, ओके। एक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर से कुछ ऊंचा है, ओके, आधा मीटर करीब। और ये है काठमांडू, नेपाल की राजधानी, जान रहे हैं। यहाँ से आपका एक करंट बन रहा है और यहाँ से करंट बन रहा है। और जो आपका करंट बनेगा ये ब्रिटेन है, ओके। यहाँ पुर्तगाल है। पुर्तगाल का राजधानी पता होगा आप लोगों को, लिस्बन, ओके। ये जो है स्पेन है। स्पेन का राजधानी जो है मैड्रिड है। तो मैड्रिड की घटना है, ठीक है। मैड्रिड से संबंधित एक न्यूज है। यहाँ लंदन है, ठीक है। यहाँ स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक बन रहा यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। भूमध्य सागर के ऊपर का मैप था। एक इम्पोर्टेंट मैप है, घटना है एमपी से, वहाँ से एक प्रश्न बना है। इसमें मैप बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो प्रश्न है इसको ध्यान से थोड़ा देखिए।
मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य का, ये नक्शा है। क्लियर? यहां से देखिए बेतवा नदी, ये वाला कौन सा नदी है? बेतवा। 4 नदी है एमपी में, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्लियर? ये क्रोनो भी आता है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम। और दूसरी जो नदी है केन है, ये जो है बांदा में मिलती है यमुना से, और ये हमीरपुर में मिलती है, यूपी के हमीरपुर में यमुना से। क्लियर? बहुत सारे जानकारी मिल गया। बेतवा और केन जो है यमुना का सहायक है, ये हमीरपुर में मिलती है यमुना से, और ये बांदा में यमुना नदी इधर से प्रवाह होकर इलाहाबाद में जाकर के आपका गंगा से प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन बनता है, ये वाला झांसी जिला है उत्तर प्रदेश का। ओके, जो बीच में आप देख रहे हैं ना, यहाँ झांसी जिला है। ये उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इन है इस जगह में, मैप में देखिएगा एटलस में तो थोड़ा सा घुस गया है वहाँ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वही झांसी जिला है। यहाँ पर क्या किया गया है, केन और बेतवा का लिंक कर दिया गया है। अब प्रश्न आपका आता है कि केन और बेतवा के बीच जो लिंक किया गया है, ठीक है, वो किन किन राज्यों के बीच समझौता हुआ है। यह प्रश्न आ सकता है कि केन किस नदी की सहायक है, बेतवा किस नदी की सहायक है, कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इस सब प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो लिंक वाले पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। इसी जगह लिंक हुआ है, अभी एप्लीकेबल हो चुका है, समझौता हो चुका है, अब ये जो है आपका जारी हो जाएगा। इतना ही मैं बताना था। चलिए हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्लास में। 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स टेस्ट को देखा जाए, क्या क्या क्वेश्चन आज बने हैं। देखिए आज कुछ पेपर से भी हैं, आजकल के पेपर से भी हैं, और कुछ पूर्व के करंट अफेयर्स का भी मैंने समावेश किया है ताकि आपके अच्छी तरह से टेस्ट हो सके। वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया है, मैप देख ही लिया है, उन्हीं से संबंधित जो है कुछ क्षेत्रों को कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया जाएगा। उन्हीं मैप से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी रहेंगे। पहला ब्रिक्स इम्प्रूवमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? होस्टिंग मीन्स मेजबानी। ए नंबर आपके पास है दक्षिण अफ्रीका, बी नंबर ब्राज़ील, सी नंबर भारत, डी नंबर चीन। यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं ब्रिक्स देशों के जो 5 सदस्य देश हैं उनके अलग अलग झंडे, और ब्रिक्स देशों को R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ब्रिक्स के 5 सदस्यों के मुद्रा का नाम R से शुरू होता है, जैसे ब्राज़ील रियाल, रूस रूबल, चीन रेनमीबी, दक्षिण अफ्रीका रैंड और भारत रुपया। आप देख रहे हैं सारा का R से शुरू है। क्लियर? चलिए 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 17 नवंबर 2020 को। तो इस सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था, रूस का शहर है ये। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत में ही आयोजित होने वाला है, इसको याद रखिएगा। कोरोना संकट बस पार हो जाए तो भारत में ही नवंबर के आसपास फिर से आयोजित होगा। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में एकातेरिनबर्ग रूस में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स का गठन देखिए 2009 में हुआ था और उस समय मात्र 4 देश सदस्य थे जिसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। अगर वर्तमान में 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 11,700 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है ब्रिक्स के 5 देशों की कंबाइंडली। क्लियर? 11,700 अरब डॉलर। पूरे विश्व की एरिया की बात की जाए तो यह 25% है। पूरे विश्व का 25% एरिया इन 5 देशों के पास है, और जनसंख्या जो है 42% है इन 5 देशों के पास, जिसमें पहले दूसरे स्थान पर चीन और भारत हैं ही। पूरे विश्व के जीडीपी का 23% ब्रिक्स देशों के पास है, और पूरे विश्व के व्यापार का 18% इन्हीं ब्रिक्स देशों के माध्यम से होता है। क्लियर? और जो 2020 में नवंबर माह में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन था वो आपका जो है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि थीम के साथ हुआ है। यानी कि इसका थीम था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा,
नवाचारी वृद्धि। दूसरा नंबर प्रश्न है तेंजिंग शेरपा 43 ईयर के हैं के द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने हेतु एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें उन्होंने अत्यंत कम समय में दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। कितने समय में इन्होंने यह 2 बार की चढ़ाई की, यानी कि इसका अंतराल क्या था? आपके पास ऑप्शन है 10 दिन, बी नंबर 5 दिन, सी नंबर 4 दिन और डी नंबर 5 दिन। माउंट एवरेस्ट के लोकेशन को अभी जस्ट मैंने नेपाल में दिखाया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? काठमांडू के लोकेशन को इसलिए मैंने दिखाया था। ए नंबर प्रचंड, बी नंबर केपी शर्मा ओली, सी नंबर शेर बहादुर देवा, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है महिलाओं के रग्बी विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2022 में होना है, किस देश में होगा? ए नंबर ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर न्यूजीलैंड और डी नंबर जो है दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर का तलाश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पेन के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो की 1932 में बनी पेंटिंग मेरी थ्रीज की नीलामी न्यूयॉर्क में कितने रुपये में हुई है? मेरी थ्रीज, पाब्लो पिकासो स्पेन के हैं। स्पेन का इसलिए मैंने दिखाया है लोकेशन, मैड्रिड का। स्पेन पुर्तगाल का मैंने लोकेशन दिखाया ब्रिटेन आयरलैंड के साथ। ए नंबर 500 करोड़ रुपया, बी नंबर 700 करोड़ रुपया, सी नंबर 1000 करोड़ रुपया और डी नंबर जो है 200 करोड़ रुपये। और ये पेंटिंग क्या चीज़ का है? मेरी थ्रीज एक खिड़की में बैठी हुई एक महिला को दिखाया गया है। आगे मैंने पेपर कटिंग डाल दिया है, लेकिन पहले आप लोग उत्तर दे लेंगे, उसके बाद ही पेपर कटिंग को देखना है। देखिए यही चित्र है, यही आपका पेंटिंग है जिसके लिए 700 करोड़ यानी कि 103 मिलियन डॉलर मिले हैं। न्यूयॉर्क में ये हुआ था आपका नीलामी। क्लियर? ऐसे बोली तो लगी थी 90 मिलियन डॉलर की ही, लेकिन फीस और कमीशन जोड़ने के बाद 103.4 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए इसके जो है आपकी कीमत हो गए। आपको लग रहा होगा सामान्य टाइप का पेंटिंग, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं धनी जो अरबपति होते हैं वो पेंटिंग के शौकीन होते हैं और उनके द्वारा ही ऐसे पेंटिंग्स खरीदे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन या जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है। अभियान कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च से 30 नवंबर, बी 22 अप्रैल से 22 जुलाई, सी 22 मार्च से 22 नवंबर, डी 22 मार्च से 2 अक्टूबर। ठीक है, ये पहले वाले करंट अफेयर्स से मैंने लिए हैं, इसका उत्तर का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए आ जाइए। केन बेतवा लिंक के लिए हाल ही में किन किन राज्यों के बीच समझौता हुआ है? आराम से आप लोग उत्तर दे देंगे, मैंने मैप से समझा ही दिया है सिचुएशन झांसी जिला का किस तरह से इन किया हुआ है। ए नंबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बी नंबर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी नंबर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी नंबर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आइए ये भी पुराना क्वेश्चन है। PSLV C-51 के माध्यम से ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 19 ग्रहों का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। यह प्रक्षेपण कब किया गया? देखिए 2021 का पहला प्रक्षेपण था। क्लियर? पिछले वर्ष बहुत कम हो पाए थे कोरोना के कारण। ए नंबर 31 जनवरी, बी नंबर 28 फरवरी, सी नंबर 29 जनवरी और डी नंबर 25 फरवरी। सारे 2021 में ही हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसीलिए मैंने समझाया था लेह, लद्दाख, कारगिल, जम्मू कश्मीर इत्यादि को सेक्शन को मैंने दिखाया था। साथ ही अक्साई चीन और POK को भी मैंने दिखाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ए नंबर 1965, बी नंबर 1947, सी नंबर 1955, डी नंबर 1960। बहुत ईजी प्रश्न है। चलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इन दोनों प्रदेशों में जल विद्युत की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा छोटे बड़े कई जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। उसमें से कुछ का नाम आप लोग याद रखिएगा, विशेष रूप से IAS के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम। क्लियर? लेह में दुर्बुक स्योक 19 मेगावाट का है, सांकू 18.5 मेगावाट का है, नीमू चिलिंग सब लेह में है, ये सब लिस्ट है ना, 24 मेगावाट का है, रोगदो जो है आपका 12 मेगावाट का है, रतननाग 10.5 मेगावाट का है, नंगदुम 19 मेगावाट का है। अब चलिए कारगिल के 2 परियोजनाओं को देख लेते हैं। हंडरमैन स्पेशली होगा, हडर नहीं होगा। हंडरमैन 25 मेगावाट और तमास 12 मेगावाट। ये दोनों कारगिल में है। ये सारी के सारी जितने भी नाम मैंने पढ़े सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इस तरह से आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं, और आपके सहयोग से ही इस चैनल का विकास होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वेट कीजिए अगले वीडियो का। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए हिंदी साहित्य और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जेपीएससी पेपर 1 में, उसे मैं आज रात तक जो है इनपुट कर दूं आपके चैनल पर, उसके क्लासेस ले लूं। तब तक के लिए आप इसको तैयारी कीजिए, टेस्ट दीजिए ईमानदार, और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे पता चलेगा बाकी लोगों को भी कि आपके स्कोर कितने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।